नमस्ते दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ पर आधारित एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, आज जो क्वेश्चन हम आप लोग के से कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्लास 11 विषय बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स बुक से लिया गया है और ये पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है, जिसमें जीव जगत के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी विषय से, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन 1 या इकाई 1 जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपका पहला लेसन है जिसके विभिन्न प्रकार के इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहली इकाई आपका है जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड। इसका पहला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन, बेंथम और हुकर, जॉन रे और कैरोलस और लिनियस। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कैरोलस और लिनियस हैं। देखिए, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक है और जॉन रे स्पीसीज शब्द की खोज किए थे और इनका जो पुस्तक है वह आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम है। बेंथम और हुकर की जो पुस्तक है वह आपका जेनरा प्लांटेरम है। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक। द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वंश है, जाति है, गण है और वर्ग है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई आपकी जाति है। क्या है? फैमिली, स्पीसीज, आर्डर, क्लास। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज है। जीवों में वर्गीकरण की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है? जाति या स्पीसीज मानी जाती है। एक जाति में ऐसे जीव आते हैं जो आपस में प्रजनन कर सके और प्रजनन करने के दौरान अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हों। जैसे देखिए, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है, जिसमें आपका होमो क्या है? जाति है, और सैपियंस क्या है? प्रजाति है। और विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत में किया गया है, जैसे जीनस, आर्डर, क्लास, ये जाति के ऊपर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गक टेक्सान है। टेक्सान क्या है? वर्गीकरण की इकाई है, प्रजाति है, वर्गीकरण की उच्च श्रेणी है या किसी भी श्रेणी के जीव है। तो टेक्सान आपका द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, ए हायर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कैटेगरी। तो जो टेक्सान है वह वर्गीकरण की इकाई के अंतर्गत आता है। प्रजाति आपका स्पीसीज के अंतर्गत नहीं आता, वर्गीकरण की उच्च श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता या किसी भी श्रेणी के जीव के अंतर्गत नहीं आता। जो टेक्सान है वह कोई भी समूह जिसे वर्गीकरण में एक निश्चित श्रेणी में माना जाता है, जैसे प्रजाति, वंश, गण, वर्ग, संघ, जंतु जगत, ये सब टेक्सान बहुवचन है। इसलिए टेक्सान आपका क्या है? वर्गीकरण की इकाई माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का अर्थ क्या है? टू नेम ऑफ स्पीसीज,
वन लोकल नेम एंड वन साइंटिफिक name of species, 2 word in the name of a species, generic name and specific epithet, 2 life cycle of an organism। यह द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या होता है? किसी प्रजाति के 2 नाम, किसी प्रजाति का एक स्थानीय व एक वैज्ञानिक नाम, प्रजाति नाम के 2 पद, वंशीय व प्रजातीय नाम या जीव के 2 जीवन चक्र। तो बाइनोमियल नामनक्लेचर किसी भी जाति का 2 नाम, एक आपका वंशीय नाम और दूसरा आपका प्रजाति नाम। एक आपका होता है क्या? जीनस, और दूसरा आपका क्या होता है? स्पीसीज होता है। यही आपका बायोनोमियल नामनक्लेचर के अंतर्गत आता है। द्विनाम पद्धति का अर्थ है प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक रूप से 2 भागों में पहचानना। पहला नाम वंश या जीनस और दूसरा नाम आपका क्या है? प्रजाति या स्पीसीज के अंतर्गत आता है। यह पद्धति किसने दी? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर, द सिमिलरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर, कॉमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर या द यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। तो जाति वृत्तीय जो वर्गीकरण है उसका आधारित किस पर आधारित होता है? तो साझे विकास संबंधियों पर आधारित होता है जाति वृत्ति वर्गीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। जाति वृत्ति वर्गीकरण फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जीवों के साझा विकासीय संबंधों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who introduced the term न्यू सिस्टमेटिक? न्यू सिस्टमेटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया? लिनियस ने, जूलियस हक्सले ने, डी कंडोडले ने या ओस्टवाल्ड टिप्पो ने? न्यू सिस्टमेटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया? लिनियस ने, जूलियन हक्सले ने, डी कंडोडले ने या ओस्टवाल्ड टिप्पो ने? तो न्यू सिस्टमेटिक शब्द आपका जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया था। न्यू सिस्टमेटिक आपका कौन किए थे? जूलियस हक्सले ने प्रतिपादित किया। इसमें पारंपरिक वर्गीकरण के साथ आनुवंशिकी, पर्यावरण या विकास को भी महत्व दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्ड फाइलम वाज प्रपोज्ड बाई। फाइलम को किसने प्रतिपादित किया? कुवियर ने, थियोफ्रास्टस ने, हैकल ने या लिनियस ने? तो फाइलम शब्द प्रतिपादित किया कुवियर ने, थियोफ्रास्टस, हैकल और लिनियस। तो फाइलम शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल नाम वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किया? अर्नेस्ट हैकल। फाइलम शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया। यह वर्गीकरण का एक प्रमुख इकाई है जो जीवों को बड़े समूह को क्या करता है? दर्शाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बायोनोमियल नामनक्लेचर इंक्लूडेड नेम रिप्रेजेंटिंग। द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्लास एंड फैमिली, आर्डर एंड फैमिली, फैमिली एंड जीनस, जीनस एंड स्पीसीज ऑफ हर वैरायटी का। तो द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो आपका करते हैं किसका? वंश और जाति या जीनस या स्पीसीज का करते हैं। वंश व प्रजाति, जीनस या स्पीसीज का करते हैं। इसमें आपका डी वाला सही है या इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नामनक्लेचर का प्रस्ताव कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें किसी जीव के वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला वंश है,
और दूसरा प्रजाति है। पहला आपका क्या है, जीनस है, और दूसरा क्या है, स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पेसिमेन यूज्ड बाय एन ऑथर researcher for the original publication of a species is called the original। जो आपका ओरिजिनल किसी लेखक शोधार्थी द्वारा किसी प्रजाति के मूल प्रकाशन हेतु प्रयोग किया जाने वाला प्रदर्श कहलाता है आइसोटाइप, सिनटाइप, होलोटाइप या लैक्टोटाइप। यह आपका आइसोटाइप कहलाता है, सिनटाइप कहलाता है, होलोटाइप कहलाता है, और चौथा आपका क्या होगा, लैक्टोटाइप। तो ओरिजिनल जो कॉपी होती है उसका मूल प्रकाशन जो आपका होता है वह होलोटाइप कहलाता है। बाकी जो होते हैं इसी के नमूने के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is a category of classification? कौन से क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की श्रेणी में आता की वर्गीकरण की श्रेणी है, क्या है? ये आपका ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, या क्लास है, फाइलम है, ऑर्डर है। ये आपका चौथा आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण की श्रेणी में आता है? ये आपका क्या है, ऑर्डर है, क्लास है, कुल है, या ये सभी जो आपका ये सभी होते हैं वह वर्गीकरण की श्रेणी में आते हैं। देखिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रमुख श्रेणियों में जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के आपका विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 or more species that are found in the same or overlapping area are called। 2 या 2 से अधिक प्रजातियों जो एक ही या अतिव्यापी क्षेत्र में पाई जाती है कहलाती है सिबलिंग प्रजाति कहलाती है, सिम्पैट्रिक प्रजाति कहलाती है, एलोपैट्रिक प्रजाति कहलाती है, या सब स्पीसीज प्रजाति कहलाती है। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में एक ही प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिम्पैट्रिक स्पीसीज या सिम्पैट्रिक प्रजाति कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। जब 2 या 2 से अधिक प्रजातियां एक ही अतिव्यापित क्षेत्र या ओवरलैपिंग एरिया में पाई जाती है तो उन्हें सिम्पैट्रिक प्रजाति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The term species was first used by। स्पीसीज शब्द का प्रथम बार प्रतिपादन किसने किया? जॉन रे ने, लिनियस ने, बेंथम एंड हुकर ने, या थियोफ्रास्टस ने। तो स्पीसीज का सर्वप्रथम प्रतिपादन जॉन रे वैज्ञानिक ने किए। कौन किए? स्पीसीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। उन्होंने प्रजाति को प्राकृतिक इकाई मानते हुए उसकी परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाथी, बंदर, मनुष्य, शेर, एलिफेंट, मंकी, ह्यूमन और लायन। होमो सैपियंस मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है जिसमें आपका होमो क्या है, जाति है, और सैपियंस क्या है, प्रजाति है। आधुनिक मनुष्य को दर्शाया जाता है क्या? होमो सैपियंस नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का पहला पद क्या होता है?
नामनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का या वर्गीकरण का प्रथम पद, पहले पौधों या जंतुओं का पहचान करना। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी भी वस्तु या तत्व की वर्गीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण पहचान करना या आइडेंटिफिकेशन करना होता है। पहले वस्तु या प्राणी की पहचान की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद नामकरण किया जाता है, वर्णन किया जाता है और अंत में वर्गीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is a class or taxa? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग टेक्सा के अंतर्गत आता है? वर्ग, कुल, प्राइमेट या वंश। ये आपका क्लास, फैमिली, प्राइमेट और जीनस। जीनस तो टेक्सा के अंतर्गत, वर्ग टेक्सा के अंतर्गत क्या आता है? वर्ग टेक्सा के अंतर्गत आपका आता है प्राइमेट्स। वर्ग या टेक्सा के अंतर्गत आपका प्राइमेट्स आता है। वर्ग टेक्सोनॉमिक श्रेणी का एक स्तर है। वर्गीकरण में श्रेणियां होती है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश या प्रजाति। किंगडम, फाइलम, आर्डर। किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली। जीनस और स्पीसीज, यह एक प्रकार की श्रेणियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यू सिस्टमेटिक बेस्ड ऑन जेनेटिक्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड। आनुवंशिकी अंतर संबंधों पर आधारित न्यू सिस्टमेटिक कहलाती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी या कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी। तो आनुवंशिकी अंतर संबंधों पर जो आधारित होती है वह न्यू सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी कहलाती है। चलिए देखिए, आनुवंशिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण को न्यू सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। इनमें जीन, डीएनए, प्रोटीन आदि के आधार पर वर्गीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन टेक्सोनॉमी क्लास इज प्लेस्ड बिटवीन विच टू कैटेगरी। क्लास आपका जो है वह किन दो कैटेगरी के बीच में आता है? वर्ग की श्रेणी, कुल किसके बीच स्थित होता है? ऑप्शन देखिए, जीनस और स्पीसीज के, आर्डर और जीनस के, फाइलम एंड आर्डर के या किंगडम एंड डोमेन के। तो जो आपका कुल होता है वह पहले आपका क्या होता है? देखिए, जो आपका कुल होता है वह प्रजाति, वंश, कुल किसके बीच में? गण और वंश मीन्स जीनस और आर्डर के बीच आता है। किसके बीच में आता है? कुल मतलब क्या? क्लास जो आपका होता है वह किसके बीच आता है? वंश और गण के बीच आता है या जीनस और आर्डर के बीच में आपका कुल आता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का एक डोमेन नहीं है? एनीमिलिया, आर्की, बैक्टीरिया या यूकैरिया। तो कौन सा एक जीवन का एक डोमेन नहीं है? देखिए, जीवन की एक डोमेन आपका आर्किया है, बैक्टीरिया है और यूकैरिया है। एनीमिलिया आपका जीवन का एक डोमेन नहीं है। एनीमिलिया जीव जगत का जब वर्गीकरण किया गया तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया। वह आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक,
कवक और मोने, देखिए 5 भागों में विभाजित किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनीमिलिया। तो एनीमिलिया आपका क्या है? यह पांचों वर्गीकरण का एक भाग है एनीमिलिया, जो कि जीवन का एक डोमेन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। जीवन के 3 डोमेन हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। एनीमिलिया केवल एक किंगडम है या डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेसर डोमेस्टिक या फेलिस डोमेस्टिका इज कॉमनली नोन एज। पेसर डोमेस्टिका का सामान्य नाम क्या है? देखिए डॉग है, हाउस फ्लाई है, स्पैरो है या डोमेस्टिक कैट है। पेसर डोमेस्टिका को आप किस नाम से जानते हैं? जो आपका पेसर डोमेस्टिका है वह गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम है। देखिए पेसर डोमेस्टिका आप गौरैया या हाउस स्पैरो का या गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम है। गौरैया एक बहुत ही सामान्य पक्षी है जो प्रायः मानव बस्तियों के आसपास पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वह विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द्विनाम में नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया? द्विनामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया? ये क्वेश्चन हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको कराए थे कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रस्तुत किया? विटेकर ने। किसने प्रस्तुत किया? विटेकर ने, मेंडल ने, लिनियस ने या टिप्पो में। तो द्विनामी नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का सुझाव कैरोलस लिनियस ने दिया। इनमें प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द आपका क्या है? जीनस या वंश है और दूसरा शब्द आपका प्रजाति या स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटा संघ टेक्सोनॉमिक ग्रुप है। सब टेक्सोनॉमी का जो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आते हैं उसमें सबसे छोटा संघ आपका कौन सा है? ये क्वेश्चन पीएमटी 2011 में पूछा गया है। वर्ग है, आर्डर है, वंश है और प्रजाति है। तो सबसे जो ऊपर आते हैं वह उच्च स्तर के होते हैं और जो सबसे नीचे आता है वह आपके निम्न स्तर के होते हैं। तो सबसे ऊपर आपके जगत आते हैं, ये उच्च स्तर के होते हैं और सबसे नीचे आपका कौन सा आता है? ये आपका आता है प्रजाति या स्पीसीज आते हैं, ये आपके सबसे छोटे स्तर के होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रजाति आपका सही हो जाएगा। वर्गीकरण में सबसे छोटा टेक्सोनॉमिक यूनिट प्रजाति या स्पीसीज है। यह उन जीवों का समूह है जिनमें आपस में प्रजनन की क्षमता होती है और समान लक्षण साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहलू है जो मात्र सजीवों में ही पाया जाता है? वह कौन सा लक्षण है जो सजीवों में पाया जाता है? पहला देखें, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति करना। संहति में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय से होती है। पृथक की गई उपापचयी अभिक्रियाओं पात्रे हुआ करती हैं। या संहित में होने वाली वृद्धि केवल अंदर से ही होती है। ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी मेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है कि सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है?
तो पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति ये सजीवों का लक्षण है। संगति में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय होती है या पृथक की गई उपापचयी अभिक्रिया पात्रे हुआ करती है। संगत में होने वाली वृद्धि केवल अंदर से होती है, ये आपका गलत है। देखिए सबसे बेस्ट आंसर इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका होगा। संगत में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय से होती है। देखिए सजीवों की विशेषताएं यह है कि इनमें वृद्धि संहति मास द्वारा होती है जो सतही और भीतरी दोनों प्रकार से होती है, जबकि निर्जीव में वृद्धि केवल सतह पर ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जीव के बाहरी रूप, आकार, रंग, संरचना तथा विभिन्न भागों की संबंधित स्थिति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को विज्ञान कहलाता है। एक जीव के बाहरी रूप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आकार, उसका शेप, कलर और स्ट्रक्चर तथा विभिन्न भागों से संबंधित का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिकी के, वर्गीकी के, शरीर रचना शास्त्र के या आकारिकी के। तो ये क्वेश्चन उड़ीसा JEE में 2012 में पूछा गया है। तो आपका बाहरी रूप, आकार, रंग, संरचना तथा विभिन्न भागों से संबंधित किसके अंतर्गत, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों के बाहरी आकार, प्रकार, रंग, रूप तथा संरचना का अध्ययन आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्बेरियम सीट के लेबल पर निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती। देखिए हर्बेरियम सीट जो आपका होता है वह पौधों को सिखाकर उनके विभिन्न प्रकार के लक्षण को नोट करना, उनके स्थानीय नाम, जाति नाम को नोट करना, यह हर्बेरियम सीट के अंतर्गत किया जाता है। तो संग्रह की स्थिति, संग्रहकर्ता का नाम, स्थानीय नाम या पौधे की लंबाई। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है कि हर्बेरियम के अंतर्गत किसकी जानकारी नहीं की जाती। तो आपका संग्रह की स्थिति होती है, संग्रहकर्ता का नाम होता है या स्थानीय नाम होता है, लेकिन पौधों की लंबाई की जानकारी इसमें नहीं होती। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका, पौधों की लंबाई के बारे में इनकी जानकारी नहीं की जाती। हर्बेरियम सीट पर संग्रह की तिथि, संग्रहकर्ता का नाम, स्थानीय नाम अवश्य लिखा जाता है, परंतु पौधों की लंबाई नहीं लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। ये एग्ज़ाम में जो नहीं वाला क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन देखें। हर्बेरियम में शुष्क दबाए हुए संरक्षित पादप प्रदर्शित होते हैं। वानस्पतिक उद्यान में संदर्भ हेतु जीवित पादपों का संग्रह होता है। एक संग्रहालय में पादप और जंतुओं के चित्रों का संग्रह होता है। कुंजी या की प्रदर्शों की पहचान हेतु एक वर्गीकी सहायता साधन होता है। तो किसका कथन हर्बेरियम में नहीं किया जाता, ये आपका हर्बेरियम में शुष्क दबाए हुए व संरक्षित पादप प्रदर्शित होते हैं, ये आपका किया जाता है। वानस्पतिक उद्यान में संदर्भ हेतु जीवित पादपों का संग्रह होता है, ये भी आपका किया जाता है। एक संग्रहालय में पादप व जंतुओं के चित्रों का संग्रह नहीं किया जाता है, उनके पुष्पों का संग्रह किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, तो नहीं पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। संग्रहालय में केवल चित्रों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि संरक्षित पादप व जंतुओं, नमूने, मॉडल आदि का संग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहिक्षेत्र संरक्षण हेतु नहीं किया जाता। किसका प्रयोग बहिक्षेत्र या इन सिटू के अंतर्गत नहीं आता।
यह क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। देखिए ICSI-2 के अंतर्गत क्या नहीं होता। यह आपका ICSI-2 के अंतर्गत पौधों को दूसरे जगह ले जाकर संरक्षित किया जाता है, उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर कहीं और संरक्षित किया जाता है, वह ICSI-2 के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए फील्ड जीन बैंक, सीड बैंक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या वानस्पतिक उद्यान तो ICSI-2 के अंतर्गत संरक्षण हेतु नहीं किया जाता। ये आपका फील्ड जीन बैंक ये किया जाता है। सीड बैंक ये भी आपका किया जाता है ICSI-2 के अंतर्गत। वानस्पतिक ये भी आपका ICSI-2 के अंतर्गत किया जाता है। क्या नहीं किया जाता तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका ICSI-2 के अंतर्गत नहीं किया जाता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका ICSI-2 के अंतर्गत नहीं किया जाता। ICSI-2 संरक्षण में जीवों पौधों की विविधता को प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है, उसको अपने प्राकृतिक आवास से हटाकर कहीं बाहर संरक्षित किया जाता है। जैसे सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक और वानस्पतिक उद्यान के अंतर्गत आता है ICSI-2। कल्टीवेशन एक कृषि पद्धति है, संरक्षण तकनीक नहीं है, यह तो वनों का क्षरण का कारण बन सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा गया है कि क्या है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। ऑप्शन देखें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, मिसोसोम या प्लाज्मा। तो प्रोकैरियोटिक में वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, बाकी राइबोसोम 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। मिसोसोम जिसके द्वारा वह श्वसन करते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, और प्लाज्मा प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती तो वास्तविक केंद्रक कला नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक में सच्चा केंद्रक नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहती है। इसके पास 70 राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा उसकी अंदरूनी मोड़े या मिसोसोम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है। नदी का डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, सी हॉर्स है या गंगा की है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु आपका नदी का डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा सिंधु बेसिन में पाई जाती है। यह नदी डॉल्फिन गंगा सूस या प्लेटेनिस्ता गैंगेटिका है। इसे मीठे पानी की लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में संरक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवों के नामकरण में कुछ विशिष्ट नियमों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन नामकरण नियमों के विपरीत है? जीवों के नामकरण में कुछ विशिष्ट नियमों का पालन किया जाता है। इस ऑप्शन में से कौन सा है जो नियमों का पालन नहीं करता है? चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक नाम में पहला नाम वंश तथा द्वितीय नाम जाति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ऑप्शन है नाम लैटिन में लिखे जाते हैं तथा इटैलिक कर दिए जाते हैं। तीसरा है हाथ से लिखने पर इन नामों को रेखांकित किया जाता है। और चौथा है जैविक नामों को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। तो आपका जो नामकरण नियमों का पालन करता है, यह पहला नाम वंश का जीनस और द्वितीय नाम जाति या स्पीसीज लिखा जाता है, ये आपका पालन करता है नामकरण का। दूसरा है नाम लैटिन में लिखे जाते हैं तथा इटालियन कर दिए जाते हैं। नाम आपका वनस्पति वैज्ञानिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और उसे इटालियन कर दिए जाते हैं, ये भी आपका सही है।
ये भी आपका सही है। हाथ से लिखने पर इन नामों का रेखांकित किया जाता है। हाथ से अगर आप इस नाम को लिख रहे हैं, जैसे मेढक का नाम राणा टिग्रिना है, मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिना है, या तो इसको हल्का सा तिरछे में लिखिए या फिर क्या करिए इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए या रेखांकित कर दीजिए। तो हाथ से लिखने पर इन नामों को रेखांकित किया जाता है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। लेकिन जैविक नामों को किसी भी भाषा में नहीं लिखा जाता, यही इसके विपरीत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नामकरण में सार्वभौमिकता बनी रहे, इसलिए सभी नाम लैटिन भाषा में ही लिखे जाते हैं। इन्हें या तो इटालियन में लिखा जाता है अथवा हाथ से लिखते समय रेखांकित किया जाता है। नामकरण का पहला शब्द वंश या जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति या स्पीशीज को दर्शाता है, इसलिए जो आपका है डी विकल्प क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तंभ फर्स्ट में दी गई मतों को स्तंभ सेकेंड की मतों से मिलाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। चलिए देखिए, पादप, कुंजी, संग्रहालय और प्रजाति सूची, परिरक्षित पादपों और जंतुओं का संग्रह का एक स्थान, एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों की विधिवत गणन करने और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करती हुई एक सूची, ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है, एक पुस्तक जिनमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं। तो देखिए, जो आपका पादपालय है वह आपका ऐसा स्थान जहां पादप के नमूनों को सुखाकर और दबाकर पत्र पर आरोपित किया रखा जाता है, यह पादपालय के अंतर्गत आता है। कुंजी आपका है जो एक पुस्तक जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं, यह कुंजी के अंतर्गत आता है। और संग्रहालय परिरक्षित पादपों और जंतुओं का संग्रह का एक स्थान है, यह संग्रहालय के अंतर्गत आता है। प्रजाति सूची, यह आपका एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों के विधिवत गणन करने और उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करती हुई एक सूची है। तो पहले ऑप्शन का डी वाला, दूसरे का पहले का सी, तीसरा दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, ये आपका ये दोनों गलत हो गया। पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, डी तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो कैरोलस लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति दिए, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है और कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है। तो उनके द्वारा अगर व्यक्त किया जाए तो मैंगनीफेरा इंडिका कार्लिन, मैंगनीफेरा इंडिका लिन, मैंगनीफेरा इंडिका या मैंगनीफेरा इंडिका। तो देखिए, जो आम का वनस्पति वैज्ञानिक नाम होता है वह मैंगीफेरा इंडिका होता है, जिनमें आपका मैंगीफेरा क्या है, जाति का नाम है, और इंडिका क्या है, प्रजाति का नाम है। और प्रजाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर लिखते हैं और जाति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखते हैं, नाम के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये आपका और लिनियस द्वारा दिया गया है, तो यह लिनियस का शॉर्ट फॉर्म LINN है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवों में वर्गीकृत टेक्सानॉमी संबंधी सर्वाधिक सही
कार्मिक विन्यास आरोही क्रम में कौन सा है? ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है कि जो आपका नामकरण पद्धति है वह उच्च स्तर से निम्न स्तर किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? जगत वर्ग संघ कुल गण वंश स्पीसीज, जगत गण वर्ग संघ कुल वंश स्पीसीज, या जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज, जगत संघ वर्ग कुल गण वंश स्पीसीज। तो उच्च स्तर से निम्न स्तर आपका पहले जगत, फिर संघ, फिर आपका वर्ग, फिर आएगा कुल, उसके बाद गण, उसके बाद वंश और उसके बाद प्रजाति। देखिए किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, आर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो यह आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर का नामकरण किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? जगत, जगत के बाद संघ आएगा, ये गलत है। जगत के बाद संघ, ये गण आया, ये भी गलत है। जगत, संघ, वर्ग, वर्ग के बाद कुल आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। जगत, संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश और स्पीसीज, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग आगे बने रहिए। अगर वीडियो को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।